नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना की कहानी, जहां कोई वापसी नहीं। आप देख रहे हैं अपना चैनल ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा, जिसके गद्य खंड का पाठ है 7, निर्मल वर्मा जी का जहां कोई वापसी नहीं। सबसे पहले देखते हैं पाठ का परिचय। जहां कोई वापसी नहीं एक यात्रा वृतांत है। यह धुंध से उठती धुन नामक संग्रह से लिया गया है। इसके लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। इसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी संस्कारों को और विकास के नाम पर पर्यावरण से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की समस्या को भी रेखांकित किया है। लेखक यह कहता है कि अंधाधुंध होते विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच एक संतुलन होना चाहिए, अन्यथा जो विकास हो रहा है वह विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को नित्य जन्म देता रहेगा। इसके कारण मनुष्य अपने समाज, संस्कृति व परिवेश से विस्थापित होकर अपने जीवन जीने के अधिकार तक को खो देगा। विस्थापित होना अर्थात अपने जहाँ वह उसका मूल निवास है वहां से दूसरी जगह स्थापित होना, चले जाना। प्रस्तुत पाठ में औद्योगिक विकास द्वारा नष्ट होने वाले प्राकृतिक सौंदर्य का एवं विस्थापित होने वाले लोगों की अनेक समस्याओं का हृदय स्पर्शी चित्रण हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस सत्य को भी उद्घाटित किया गया है कि आज की इस औद्योगिक आंधी में मनुष्य ही नहीं बल्कि परिवेश, संस्कृति और हमारा निवास स्थान सभी कुछ हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाठ का सारांश विस्तार से। स्थान सिंगरौली, मध्य प्रदेश, 1983। नवा गांव। लेखक सन 1983 ईस्वी में जुलाई माह के अंत में धान रोपाई के समय नवा गांव पहुंचा। यहाँ लगभग 18 छोटे छोटे गांव हैं। इन गांव में से एक का नाम है अमझर। यह आमों के पेड़ों से घिरा गांव है। यहाँ आम के पेड़ों की अधिकता है, इसलिए यहाँ बहुत सारे आम झरते अर्थात गिरते रहते हैं। इसी के कारण इसका नाम अमझर रख दिया गया है। परंतु पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ ना तो कोई फल लगता है और ना ही झरता है, क्योंकि यहाँ ऐसी सरकारी घोषणा हुई है कि अमरोली प्रोजेक्ट के कारण यह गांव उजाड़ दिया जाएगा। तब से आम के पेड़ स्वतः ही सूखने लगे हैं। जब आदमी ही उजड़ जाएगा, उसका घर ही ना रहेगा, तो फिर पेड़ भी जीवित रहकर क्या करेंगे। मनुष्य के विस्थापन के विरोध में शायद पेड़ों ने भी सत्याग्रह कर रखा है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है। तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर नदी पर बांध बनेगा और उससे बिजली बनाई जाएगी। इसके कारण वहाँ जो आसपास के गांव हैं वे उस बांध के क्षेत्र में जो आ रहे हैं वह उस सारे पानी में डूब जाएंगे। इस कारण से वहाँ के लोगों को अपना सब कुछ, अपनी संस्कृति, अपना परिवेश छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। यही यहाँ पर चित्रण हमको देखने को मिलता है। अमझर गांव। लेखक ने विस्थापन के दुष्प्रभाव को अपने सामने साक्षात रूप में शहरों में देखा था। उसने देखा था कि विस्थापन के कारण लोग कैसे अनाथ व उन्मूलित जिंदगी बिताने के लिए मजबूर होते हैं। अर्थात जो लोग गांव से शहरों में आते हैं वे कैसे मजदूरी आदि छोटे मोटे काम करके जीवन बिताते हैं, यह उसने शहरों में देख रखा था। उन्मूलित का अर्थ होता है यानी उस व्यक्ति का अपना अस्तित्व, उसकी पहचान को समाप्त कर देना। इससे पहले वे अर्थात जो शहरों में विस्थापित होकर आए हैं कितने स्वच्छ, पवित्र, खुलेपन वाले वातावरण में रहते होंगे, ऐसा लेखक ने इस गांव में आकर पहली बार देखा। यहाँ पेड़ों के झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोपड़े थे। चारों तरफ पानी ही पानी था। ऐसा लगता था मानो अमझर गांव की पूरी जमीन एक झील हो गई है। एक अंतहीन सरोवर चारों ओर दिखाई देता है, जिसमें पेड़ पौधे, झोपड़ी सभी कुछ आधे पानी में और आधे पानी के ऊपर तैरते दिखाई देते हैं। ऐसा दृश्य बाढ़ के समय देखने को मिलता है, परंतु यह बाढ़ नहीं थी बल्कि धान के खेत थे। जिस समय धान की खेती की जाती है और उसके लिए
पानी बहुत चाहिए होता है, तो चारों तरफ खेतों में ऐसा लगता है कि कोई बाढ़ आ गई है ना? इस तरह का जो है दृश्य देखने को मिलता है, वैसा ही उसको यहाँ लेखक को लगता है। गांव के अंदर का दृश्य। लेखक गांव के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि औरतों की पंक्तियां झुकी हुई धान के पौधे छप छप कर पानी में रोप रही हैं। सुंदर सुडोल, देखने में चमचमाती काली टांगे और सिरों पर चटाई के किस्तीनुमा हैट। जरा सी आहट होने पर वे सिर उठाकर देखने लगती हैं और आश्चर्य के साथ मुस्कुराती हैं, फिर अपने काम में लग जाती हैं। लेखक ऐसा साफ व सजीव दृश्य देखकर यह कल्पना नहीं कर पाता कि कुछ ही वर्षों के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। झोंपड़ी, वृक्ष, ढोर, आम के पेड़ सब एक गंदी आधुनिक कॉलोनी के नीचे दबकर रह जाएंगे। यही औरतें बड़े बड़े शहरों में सड़क किनारे पत्थर कूटती दिखाई देंगी। उनके बच्चे कभी यह जान ना पाएंगे कि उनके पुरखों का गांव यही था जहां पर आम झरा करते थे। सिंगरौली का विनाश व विकास। आज बाढ़ या भूकंप के कारण लोग कुछ समय के लिए घर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और कुछ समय के बाद परिस्थिति अनुकूल होने पर अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट आते हैं। परंतु जब विकास या प्रगति के नाम पर इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है तो फिर वे कभी अपने घर वापस नहीं आ पाते। ऐसे ही यदि सिंगरौली उजाड़ रेगिस्तान होता तो शायद इतने दुख की बात ना थी। सिंगरौली की उर्वर भूमि समृद्ध जंगलों के कारण शताब्दियों से हजारों वनवासी व किसान अपना भरण पोषण यहाँ करते आए हैं। अभी लगभग 20 वर्ष पूर्व तक भी सिंगरौली विंध्याचल व कैनूर के पहाड़ों और चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ था। सिंगरौली का नाम श्रृंगावली पर्वतमाला से मिला है। यहाँ कत्था, महुआ व शीशम के पेड़ हुआ करते थे। यातायात के साधन सीमित होने के कारण सिंगरौली अपने प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद स्वर्ग होते हुए भी काला पानी जैसा माना जाता था, जहां न बाहर के लोग आते थे और न यहाँ के लोग बाहर जाने का जोखिम उठाते थे। देखें तो कभी कभी किसी स्थान की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की आंखों से सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी न रही। रिहंद बांध, जो कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, बनने के कारण हजारों गांव उजड़ गए और लाखों लोग विस्थापित कर दिए गए। जहां जंगल थे वहां चारों ओर अब पक्की सड़क व पुल बन गए। वे अब प्रकृति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हो गया। धीरे धीरे कोयले की खदानें और विद्युत ग्रहों की पूरी श्रृंखला ने पूरे प्रदेश को अपनी आगोश में ले लिया। सिंगरौली मध्य प्रदेश में जहां बाहर के लोग न आते थे, आज वहां केंद्रीय व राज्य सरकार के अफसरों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की कतार लगी रहती है। सिंगरौली जाने से पूर्व लेखक के मन में ऐसा कोई भी सुखद भ्रम नहीं था कि इस औद्योगिकरण का चक्का रोका जा सकता है, लेकिन 35 वर्ष पूर्व हम कोई दूसरा विकल्प चुन सकते थे, जिसमें मानव सुख की कसौटी भौतिक लालच न होकर जीवन की जरूरत पर निर्धारित होती। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह संग्रहालय में जमा नहीं थी। वह उन रिश्तों में जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों, उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। जहां यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य व भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखना है, वहीं यह भारत में मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारस्परिक संबंध बनाए रखने का हो जाता है। भारत का दुख यह नहीं कि शासन वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना, बल्कि वास्तविक त्रासदी यह है कि पश्चिम देशों की देखा देखी और नकल में योजना बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन नष्ट होने से कैसे बचाया जाए, इस पर सत्ताधारियों का कभी ध्यान न गया। हम बिना पश्चिमी देशों को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और अपनी मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, परंतु ऐसा ध्यान कभी हमारे शासकों ने नहीं किया। तो मित्रों, यह था पाठ जहां कोई वापसी नहीं। अब देखते हैं क्या है इस पाठ में विशेष। पहला, भाषा सरल, सहज व प्रवाह युक्त है। दूसरा, विषय अनुकूल भाषा का चयन किया गया है। तीसरा, यात्रा का सजीव चित्रण किया गया है।
चौथा, आधुनिकता का आज के समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है, यह देखने को मिलता है। पांचवा, विस्थापन किस तरह संस्कृतियों को उजाड़ती है, इसका अनुभव हमें इस पाठ को पढ़कर होता है। तो मित्रों, यह था आज का पाठ। आप देख रहे थे अपना चैनल ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आप हमारे वीडियो ऐसे ही देखते रहें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद नए वीडियो के साथ। बार बार धन्यवाद।